नमस्कार, होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। क्लास 10th की विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक नंबर 4 पारिवारिक बजट सिद्धांत को आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु हैं। नंबर 1, बजट बनाने के सिद्धांत, बजट के एंजिल के नियम, पारिवारिक बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें, पारिवारिक लेखा रखने की विधि, पारिवारिक व्यय में मितव्ययता के उपाय, भारत में पारिवारिक बजट बनाने में समस्याएं। इन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। बजट बनाने के सिद्धांत। बजट निर्माण को आसान बनाने के लिए बजट के कुछ मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है कुल आय। इसके अंतर्गत पारिवारिक बजट बनाते समय सभी साधनों से प्राप्त आय को जोड़कर आय का विवरण लिखा जाता है। हमें यह पता होना चाहिए कि इस परिवार के समस्त साधनों से कितनी आय प्राप्त होती है। दूसरा सिद्धांत है आवश्यकताओं का ज्ञान। पारिवारिक बजट बनाते समय परिवार के सभी सदस्यों से परामर्श और सहयोग द्वारा उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पता कर लेना चाहिए तथा उसकी एक सूची तैयार कर लेना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता। मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, वस्त्र एवं आवास आदि होते हैं। अतः सर्वप्रथम परिवार के सभी सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। उसके पश्चात ही आय के अनुसार आरामदायक तथा विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। चौथा सिद्धांत है पारिवारिक सदस्यों की रुचि। बजट निर्माण करते समय परिवार के समस्त सदस्यों की रुचि का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि उनकी रुचि के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और प्राथमिकता के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, जिससे कि सभी सदस्यों में संतुष्टि हो सके, उनमें किसी प्रकार की संतुष्टि ना रहे। नंबर 5 है पारिवारिक सदस्यों की संख्या। बजट पारिवारिक सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण आधार है बजट निर्माण का। यदि परिवार में सदस्य अधिक होंगे तो उसके लिए वैसा बजट बनाया जाएगा, तथा यदि परिवार में सदस्य कम हैं तो उनके लिए आय के आधार पर उसके हिसाब से बजट निर्माण किया जाएगा। नंबर 6 है आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था। पारिवारिक बजट की सफलता के लिए बजट में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें बजट निर्माण में एक आकस्मिक आवश्यकताओं की मद भी होनी चाहिए। उसके लिए भी कुछ धन सुरक्षित करना चाहिए। नंबर 7 है लचीलापन। यदि बजट को हमने बजट निर्माण कर लिया और यदि उसको कठोरतापूर्वक लागू करेंगे तो वह बजट असंतुलित हो जाएगा, अच्छा होने के बावजूद भी असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि समय अनुसार कुछ परिवर्तन करने के लिए उसमें लचीलापन होना अवश्य होना चाहिए। अगला सिद्धांत है बचत। पारिवारिक बजट में बचत का प्रावधान अवश्य रखना चाहिए। बजट बनाते समय अपनी आय का कम से कम 10 से 15% भाग भविष्य के लिए बचत के रूप में निकालकर अवश्य रख लेना चाहिए। उसको निकालने के पश्चात ही शेष आय से बजट का निर्माण करना चाहिए। जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजेल कोज ने भी अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। उन्होंने सिद्धांत बताया है, जितनी आय प्राप्त होती है उससे अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि जितनी आय आपको प्राप्त होती है उससे अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत बताया है सर्वाधिक आवश्यक वस्तुओं पर सबसे पहले व्यय करना चाहिए। प्राथमिकता का सिद्धांत बताया है कि जो पहले आवश्यकता प्राथमिक है, जो पहले आवश्यकता ज़रूरी है, उस पर पहले व्यय करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत बताया है कि कम खर्च हो इस बात का सावधानीपूर्वक निगाह रखनी चाहिए, अतः फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना चाहिए। चौथा सिद्धांत बताया है नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में धन बचाना चाहिए। नंबर 5 है अपने धन को उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अतः अपने धन को उपयोगी चीज़ों में व्यय करना चाहिए, फिजूल खर्ची में नहीं व्यय करना चाहिए। इनका सिद्धांत यह बताता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजेल ने बहुत से बजटों का अध्ययन किया है तथा उसके पश्चात उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ नियम निकाले, जिसमें कि उन्होंने नियम बताया है। उनका पहला नियम है भोजन पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है तथा आय घटने पर प्रतिशत व्यय बढ़ता जाता है। दूसरा नियम बताया है वस्त्र, आवास तथा प्रकाश पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत लगभग समान रहता है।
तीसरा नियम इन्होंने बताया है मनोरंजन, विलासिता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। इनके इस नियम को हम यहाँ चार्ट के द्वारा, तालिका के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है वह अपनी आय का 60% भाग भोजन पर खर्च करता है। वहीं जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, मध्यम वर्ग की आय निम्न वर्ग से अधिक होती है, तो वह भोजन पर प्रतिशत व्यय कम करता है। वहीं वह 60% की जगह 55% खर्च करता है। इसके पश्चात जो उच्च आय वर्ग का व्यक्ति है वह अपनी आय का केवल 50% भाग ही आय पर भोजन की कीमत पर खर्च करता है। वहीं जो तीनों आय वर्ग के व्यक्ति हैं वो वस्त्र, आवास, प्रकाश तथा ईंधन पर समान प्रतिशत व्यय करते हैं। वस्त्र पर तीनों आय वर्ग के व्यक्ति 18%, 18%, 18% तीनों वर्ग के व्यक्ति खर्च करते हैं। आवास पर भी 12% और 12% तीनों वर्ग के व्यक्ति 12% अपनी आय का व्यय करते हैं। प्रकाश पर भी 5% तीनों आय वर्ग के व्यक्ति व्यय करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन पर जो है ये बिल्कुल उल्टा नियम पड़ जाता है कि तीनों आय वर्ग के व्यक्ति जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस मद पर व्यय भी बढ़ता जाता है, व्यय प्रतिशत भी बढ़ता जाता है। जैसे कि निम्न आय वर्ग का व्यक्ति अपनी आय का केवल 5% भाग ही शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर खर्च करता है। वहीं मध्यम वर्ग का व्यक्ति 10% अपनी आय का खर्च करता है और उच्च आय वर्ग का व्यक्ति जिसकी सबसे अधिक आय होती है वह अपनी आय का 15% भाग शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर खर्च करता है। इस प्रकार एंजिल के नियम के अनुसार आय वृद्धि के साथ साथ भोजन पर किया जाने वाला व्यय का प्रतिशत घटता जाता है, जिसको हम यहाँ बार डायग्राम में भी देख लेते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे भोजन पर प्रतिशत का व्यय घटता जाता है। निम्न आय वर्ग का व्यक्ति 60% खर्च कर रहा है, वहीं मध्यम आय वर्ग का 55% खर्च कर रहा है, वहीं धनी वर्ग का व्यक्ति 50% खर्च कर रहा है भोजन कीमत पर। दूसरा नियम बताया था वस्त्र, मकान, ईंधन एवं प्रकाश पर किए गए व्यय का प्रतिशत स्थिर रहता है। वस्त्र, मकान तथा प्रकाश पर व्यय तीनों वर्गों का स्थिर है। 18% वस्त्र पर, मकान पर 12% तथा प्रकाश पर 5% व्यय करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका व्यय प्रतिशत भी बढ़ता जाता है। धनी वर्ग का व्यक्ति 15%, मध्यम वर्ग का व्यक्ति 10% तथा निर्धन वर्ग का व्यक्ति 5% व्यय करता है। कई अर्थशास्त्रियों ने डॉक्टर एंजिल के नियमों की आलोचना की है। आइए अब हम उनकी आलोचनाओं को देख लेते हैं। आलोचना में कहा गया है कि वर्तमान समय में ये सभी नियम व्यवहारिक नहीं हैं। मकान के किराए या अपने मकान पर व्यय का प्रतिशत सभी आय वर्ग का समान नहीं हो पाता है। सभी आय वर्ग के व्यक्तियों का मकान का किराया समान नहीं होता है। जो निर्धन व्यक्ति होता है वह एक छोटे से कमरे में भी अपना गुजारा कर लेता है और जो एक धनी वर्ग का व्यक्ति होता है वह पूरा पूरा मकान किराए पे ले लेता है। तो दोनों ही आय वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत व्यय मकान पर समान नहीं हो पाता है। वस्त्रों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत प्रत्येक आय के वर्गों में बराबर नहीं हो पाता है। यह भी बात सही है, इस बात पर भी इनकी आलोचना की गई कि जो वस्त्रों पर व्यय करते हैं उसका प्रतिशत व्यय भी सभी वर्गों का बराबर नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी आय वर्ग के अनुसार, अपनी आय के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार वस्त्रों की मद पर व्यय करते हैं। चौथी आलोचना की गई है आय में वृद्धि होने पर ईंधन, प्रकाश और बिजली पर होने वाला व्यय समान नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है वैसे ही वैसे लोग अपनी शान शौकत के लिए बिजली, प्रकाश और ईंधन का प्रयोग अधिक करने लगते हैं, तो उनका प्रतिशत व्यय भी इस पर बढ़ने लगता है। तो तीनों वर्गों का समान नहीं रहता है। पांचवी आलोचना की गई है इनकी नियमों में बचत का कोई स्थान नहीं दिया गया है। डॉक्टर एंजिल ने बजट में अपनी जो मदें निर्धारित की हैं उसमें बचत की मद का कोई निर्धारण नहीं किया है तथा इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए एंजिल के नियमों की आलोचना की गई है और आज के परिप्रेक्ष्य में इनके इस बजट के सिद्धांत को सही नहीं बताया गया है। पारिवारिक बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पारिवारिक बजट बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 है भावी योजनाओं पर विचार। पारिवारिक बजट बनाते समय वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। किंतु यह बात अवश्य ध्यान रहनी चाहिए कि भावी योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई कर्ज ना लेना पड़े। इसके लिए हम ये व्यवस्था कर सकते हैं कि प्रति माह एक निश्चित धनराशि को बचत के रूप में अपनी भावी योजनाओं को पूरा करने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य बात है आवश्यकताओं का वर्गीकरण। परिवार के सभी सदस्यों की संतुष्टि के लिए परिवार की आवश्यकताओं को अनिवार्य, आरामदायक तथा विलासितापूर्ण श्रेणियों में वर्गीकृत कर लेना चाहिए और बजट में इन आवश्यकताओं को इसी क्रम में पहले अनिवार्य आवश्यकताओं को, उसके पश्चात आरामदायक आवश्यकताओं को, तत्पश्चात विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात है, ध्यान रखने योग्य बात है परिस्थितियों का ज्ञान। पारिवारिक बजट परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिए, जिसके लिए बजट बनाते समय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। चौथी बात ध्यान रखने योग्य है आय व्यय में संतुलन रखना। आय व्यय में संतुलन रखना बजट का मुख्य सिद्धांत है। आय व्यय के संतुलन को बनाए रखने के लिए व्यय को हमेशा आय के अंतर्गत ही रखना चाहिए। अपनी आय के अंतर्गत ही व्यय करना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा कर्ज लेना पड़ सकता है जिससे स्थिति खराब हो सकती है। तीसरी ध्यान रखने योग्य बात है बचत। भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बजट में आय का कुछ भाग जरूर निश्चित करना चाहिए। बजट में बचत का प्रावधान अवश्य करना चाहिए। अगला बिंदु है परिवार के सभी सदस्यों की रुचि का ध्यान रखना। बजट बनाते समय परिवार के सभी सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। व्यय की विभिन्न मदों में धनराशि को विभाजित करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं को असंतुष्ट महसूस नहीं करेगा तथा परिवार में प्रेमपूर्ण वातावरण बना रहेगा। सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं उनकी रुचि के अनुसार आपूर्ति होगी और परिवार में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। नंबर 7 ध्यान रखने योग्य बात है अधिक से अधिक संतुष्टि। पारिवारिक बजट बनाते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि परिवार की सीमित आय में ही अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आवश्यकता पूर्ति हेतु ऋण ना लेना पड़े, इससे पारिवारिक स्तर गिरता जाएगा। अगर हम ऋण लेंगे, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, तो ऐसा बजट नहीं बनाना चाहिए। इससे पारिवारिक स्तर गिरता जाएगा। अतः आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, अपने बजट को संतुलित रखना चाहिए। पारिवारिक लेखा रखने की विधि। पारिवारिक लेखा रखने की विधि यह है कि आय व्यय का लिखित ब्यौरा रखा जाए। लिखित ब्यौरा होने से आय व्यय पर नजर रखी जा सकती है तथा उसका निरीक्षण कर पारिवारिक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि पिछले माह मनोरंजन आदि पर व्यय अधिक किया गया है, तो आगामी माह में इस फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करके बजट में इस फिजूल खर्ची के मद पर उस पर नियंत्रण करके बजट में संतुलन लाया जा सकता है। पारिवारिक व्यय में मितव्ययता के उपाय, इन पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। गृह कार्यों को स्वयं करना चाहिए। दूसरा है फिजूल खर्ची तथा अनावश्यक खर्चों से बचना। खरीदारी में नकद भुगतान की प्रक्रिया अपनाना, उधार नहीं करना चाहिए, नकद खरीदारी करना चाहिए। नंबर 4 है अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदना, अर्थात अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को ही पहले खरीदना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 है खरीदारी करते समय प्राथमिकता के आधार पर वस्तुओं की खरीदारी का क्रम निर्धारित करना। खरीदारी करते समय जो पहले आवश्यक है उन वस्तुओं को पहले खरीदना है, तत्पश्चात उसके बाद जो अगले क्रम में है उस वस्तु को खरीदना है। नंबर 7 घर की वस्तुओं की भली प्रकार देखभाल करना तथा स्वयं ही मरम्मत करना। घर की जो सामान प्रयोग करते हैं, घर के जो वस्तुएं हैं उनको अच्छे प्रकार से देखभाल करना है, उनको सही तरीके से उचित तरीके से प्रयोग करना है और यदि वह खराब हो जाती है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसकी स्वयं ही मरम्मत कर सकें। इससे जो है मरम्मत करने में जाने वाला पैसा बच जाएगा। नंबर 7 है प्रकाश, ईंधन तथा पानी का सावधानी से प्रयोग करें। नंबर 8 फलों का संरक्षण करना।
जो मौसमी फल होते हैं उस समय सस्ते होते हैं, तो उनको संरक्षित करके अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में संरक्षित करके रखना। फसल के समय उपयोग के लिए अनाज मसालों का संरक्षण करना। जिस समय फसल होती है उस समय अपने वार्षिक रूप से जितने अनाज और मसालों की जो आवश्यकता होती है उनको संरक्षित करके रखना। इन सभी उपायों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि मितव्ययता बनी रहती है। भारत में पारिवारिक बजट बनाने में समस्याएं। हमारे देश में पारिवारिक बजट बनाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि निम्नलिखित समस्याएं हैं। नंबर 1, सामाजिक प्रथाएं। हमारे देश की अधिकांश जनता अशिक्षित होने के कारण विभिन्न सामाजिक प्रथाओं में फंसी हुई है। आवश्यक ज्ञान के अभाव में सामाजिक प्रथाओं पर आय का अधिकांश भाग व्यय होने के कारण पारिवारिक बजट का निर्माण नहीं हो पाता है। ऐसी अनेक सामाजिक प्रथाएं हैं जिन पर अधिक आवश्यकता से अधिक खर्च शान शौकत के कारण खर्च किया जाता है, जिसके कारण पारिवारिक बजट का निर्माण नहीं हो पाता है। दूसरा समस्या है शिक्षा का अभाव। हमारे देश में अधिकांश स्त्रियां आज भी अशिक्षित हैं, अतः अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण आय व्यय का हिसाब रखने में वो सक्षम नहीं होती हैं, उन्हें कठिनाई होती है। इस कारण से वे पारिवारिक बजट का निर्माण नहीं कर पाती हैं। नंबर 3 है बजट बनाने में उदासीनता। भारत की अधिकांश जनता बजट बनाने में उदासीन रहती है, उसमें कोई वह रुचि नहीं लेती है। कुछ लोग कर देने से बचने के लिए आय छिपाते हैं, तो कुछ लोग अपनी आय को वास्तविक आय का ब्यौरा जानबूझकर छिपा लेते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। इन कारणों से भी बजट निर्माण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला कारण है अनियमित आय। भारत जैसे देश में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। यहाँ पर अशिक्षित व्यक्ति के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी बेरोजगार हो जाता है। सरकारी नौकरियों में कमी के कारण इन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी पड़ती है, जो कि कभी-कभी दैनिक वेतन भोगी के रूप में करनी पड़ती है, कभी-कभी मौसमी नौकरी के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। इन कार्य को करने वाले व्यक्तियों को मंदी के समय इनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे ये बेरोजगार हो जाते हैं। मजदूरी करने वाले व्यक्ति भी, उनको भी स्वयं पता नहीं होता है कि उनको महीने में कितने दिन कार्य मिलेगा, तथा उनकी मासिक आय निश्चित नहीं होती है कि उन्हें कितना आय प्राप्त होगी। तो ऐसी परिस्थिति में बजट बनाना मुश्किल हो जाता है और बजट के अनुसार व्यय करना भी कठिन हो जाता है। अब समय है आज के गृह कार्य का। आज का गृह कार्य प्रश्न है, पारिवारिक आय के विषय में एंजिल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, एंजिल का उपयोग का नियम क्या है? अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, उनको देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स प्रश्न है आज का, कौन सा बजट सर्वोत्तम प्रकार का होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।